हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलचन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और 2 में भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है या आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उसके नोट्स भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोज़ आप मिस ना करें। आज की क्लास में भी मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ नोट्स कॉपी डाउन कर लीजिए। आपके लिए ये यूज़फुल होंगे काफ़ी और आपको लिखते लिखते और नोट करते करते याद भी हो जाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आचार्य रामामूर्ति कमेटी से। 1990 की है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी बनाई थी 7 मई 1990 में। चेयरमैनशिप थी उस टाइम पे आचार्य रामामूर्ति की, टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो जो हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिस्कस करी है उसको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1990 में। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो हमें सबमिट हुई थी 26 दिसंबर 1990 को और ये पार्लियामेंट में आई थी 9 जनवरी 1991 में। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था इसका? नेशनल पॉलिसी 1986 को पूरा रिव्यू करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हुई है या नहीं हुई है, और जो भी उस चेंजेस उस पॉलिसी के अंदर आने चाहिए अपने सुझाव दिए हैं, उसमें रिकमेंडेशंस दिए, अपने सुझाव दिए इस कमेटी ने कि कोई से भी पॉलिसी के अंदर जो भी चेंजेस आने चाहिए बेटरमेंट के लिए। उन्होंने एक्शंस भी इम्प्लीमेंटेशन के रिवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो भी बताया गया। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं वो थे एजुकेशन इन ओवरऑल कंटेक्स्ट, कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और ये मतलब उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स में इसे डिफ़ाइन किया हुआ है ये कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में उसने दिया है। तो ये कमेटी का बेसिकली ये था, मेन एजेंडा था कि एजुकेशन जो है वो सबको मिले, चाहे वो सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल या जेंडर कोई से भी उसका हो, कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई डिस्पैरिटी ना हो, सबको एजुकेशन मिले और सोशल जस्टिस मिले। तो ये ना हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही हम टारगेट करके एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी के लिए ही हो और सारी तरीके की एजुकेशन अवेलेबल हो। तो एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी सबको मिले। इस प्रोग्राम और इस कमेटी का यही मेन रिकमेंडेशन था कि SC ST वुमेन और जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और हो सकता है जो पे आउट नहीं भी कर सकते, फिनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी इन्होंने अपना एक अप्रोप्रिएट बजट भी अलॉट किया ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की। कॉमन स्कूल सिस्टम्स भी बनाए ये डिस्पैरिटी रिमूव करने के लिए। एजुकेशन के अंदर इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम्स बनाए, चाहे वो प्राइवेट हो, और जो प्राइवेट बेसिकली स्कूल्स हैं उन्हें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते थे कॉमन स्कूल सिस्टम में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? अब वो मदर टंग हो सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उस टाइम पे प्रायोरिटी होगी। तो अब आप कुछ स्टेट्स देखेंगे जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो मेजरली आपको मिलेगा ही, प्लस रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है तो हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है। तो जो भी इजी पढ़े, जो भी प्रायोरिटी है वो उसके बेसिस पे पढ़ाया जाए। तो ये भी उन्होंने एक तरह का सुझाव दिया कि इस पे भी हमें फोकस करना है। फिर उन्होंने नवोदय विद्यालय बनाए जो कि जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो NPE। उन्होंने भी बेसिकली ये बोला कि इस कमेटी ने एक्चुअली नवोदय विद्यालय को फेवर नहीं किया था। दे डिड नॉट वांटेड कि ये और ज़्यादा खोले जाएं। तो इन्होंने ये सुझाव दिया था कि ज़्यादा इसके बाद के एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी 261 नवोदय विद्यालय हैं उसे भी स्टेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो इसके फेवर में नहीं थे।
वोकेशनल प्रोग्राम के वो फेवर में थे ये कमेटी, और उन्होंने सुझाव दिए कि काफ़ी सारे नॉन फॉर्मल स्ट्रीम में भी या पॉलिटेक्निक्स बनाए जाएं या आईटीआई बनाए जाएं या रूरल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, ताकि एक स्किल डेवलप हो, हर तरीके का हर तरीके का स्किल डेवलप हो बच्चे के अंदर, और वो अर्न भी कर पाए। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस किया हो, काफ़ी तरीके टेक्निकल हो या कोई और भी हो, तो उसके बेसिस पे उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स खोले। रिसोर्सेस जो हैं एजुकेशन के वो भी इसने रेकमेंड किए। टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो उन्होंने सेल्फ फिनेंसिंग बनाई, और अप्रोप्रिएट स्टूडेंट को सपोर्ट देने के लिए स्टूडेंट लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए। तो ये थी आपकी आचार्य रामामूर्ति ऑफ एजुकेशन। आप इन्हें अपने वर्ड्स में इन पॉइंटर्स को और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986 की, जो हमने डिस्कस किया था, वो बजट सेशन में आई थी 1986 की। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हुई थी, और एक प्रॉमिस्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने जो पॉलिसी बनाई थी, नेशनल पॉलिसी, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो बेसिकली एक्शन लिए गए, इम्प्लीमेंटेशन पे ये प्रोग्राम बनाया गया था 1992 में, और उसमें बेसिकली उन्होंने 23 टास्क फोर्सेस बनाई थी कि एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए या एक स्पेसिफिक पॉइंटर के लिए एक कमेटी, एक बंदे डिस्ट्रीब्यूट किए कि हाँ ये टास्क फोर्स सिर्फ इस एरिया पे फोकस करेगी। तो 23 उन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई जो पूरी नेशनल पॉलिसी को कवर करती थी, और ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1992 का। और ये इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे एक्शंस लिए गए और कौन से हमें एक्शंस और लेने चाहिए, ताकि जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी वो और अच्छे से इम्प्रूव हो प्लस इम्प्लीमेंट हो। अब नवोदय विद्यालय क्या थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये एक तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट था जो स्कूल एजुकेशन इंडिया के अंदर, ये सिग्निफाइज इसकी थी एक सेक्शन था रूरल टैलेंटेड, जो रूरल चिल्ड्रन हैं उनको टारगेट करने का और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में ही। तो नवोदय विद्यालय उन टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन को ही फोकस करता था, एक पर्टिकुलर उन्हें ग्रुप जो आपको लगता है कि इन बच्चों में टैलेंट है, अगर हम उन्हें एक तरीके की स्पेशल टैलेंट को ग्रो करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्वालिटी इम्प्रूव करें रेजिडेंशियल स्कूल्स में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा उनको अच्छे से आगे ग्रो करने में। तो इनका जो सैलेंट फीचर्स थे नवोदय विद्यालय के, वो थे एंट्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो इन नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस लेने के लिए बेसिकली मेरिट क्या आपने स्कोर किया है उस पे था, जो परसेंटेज आई है आपकी उसके बेसिस पे, प्लस रिजर्वेशंस हैं इसमें भी SC ST और गर्ल स्टूडेंट के लिए। को एजुकेशन थी विद फ्री एजुकेशन। तो को एजुकेशन का मतलब लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर, आसपास वाले स्कूल्स में ही, और ये एजुकेशन फ्री थी। तो इसमें बेसिकली एडहरेंस होनी चाहिए थी 3 लैंग्वेज फार्मूला। एक तो आपकी हिंदी इंग्लिश तो चल ही रही है, प्लस जो आपकी 3rd लैंग्वेज है जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर भी फोकस किया जाए। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाना इसका मेन मोटिव था। लोकेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, लोकेशन की उन्होंने बेसिकली बताया कि इस पैरामीटर के अंदर एक ये होना ही चाहिए, नवोदय विद्यालय होने ही चाहिए, ताकि आगे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और कोई दिक्कत ना हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इसके। जो रूरल एरियाज़ हैं उनको बेसिकली कवर किया था इसने, जवाहर नवोदय विद्यालय ने। और स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री लैंड दी थी इन लोगों के लिए, रेंट फ्री और टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स थी। ये एफिलेटेड थी CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। तो इस पे यही फोकस थे नवोदय विद्यालय के। अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप इसमें लिख सकते हो। अब जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1992 में, उसने क्या क्या मेजर चेंजेस लाए एजुकेशन के अंदर।
प्रोग्राम ऑफ एक्शन का बेसिकली काम ही ये था कि नेशनल पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और जो चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड हैं वो अच्छे से लाना। तो उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस दिए, सुझाव दिए, इम्पोर्टेंट चेंजेस उन्होंने क्या किया, नवोदय विद्यालय काफ़ी सारे बनाए कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही नवोदय या एक पर्टिकुलर एरिया में हूँ। उन्होंने काफ़ी सारे नवोदय विद्यालय बनाए जो NCTE अप्रूव्ड होते हैं। ये एक तरह का इस्टेब्लिश हुई थी 1973 में। ये एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया इसको 1995 में के अंदर मिला है। और ये नॉर्म्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो ये जितने भी NCTE अप्रूव्ड कॉलेजेस बनाए गए कि टीचर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, कि ताकि बच्चे टीचर भी अच्छे से बन पाएँ, तो ये NCTE अप्रूव्ड होना ज़रूरी था कॉलेजेस को। स्पेशल बेंट टुवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन, तो उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया और एक टेक्निकल स्किल या एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप करने की बहुत उसमें फोकस करा कि ये एजुकेशन अगर बढ़ती है तो बच्चा अच्छे से जॉब भी कर पाएगा, लेटर ऑन एक एक्स्ट्रा उसके पास एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा। तो वो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CABE। ये भी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था जो जुलाई 2004 में बना था। इसमें ये भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में ही काम करता था कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, क्रिटिकल इश्यूज़, और बहुत सारी उसने इसके अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ आती थी जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करती थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, लॉन्च हुआ ये भी रिकमेंडेशंस थी NPE नेशनल पॉलिसी 1986 के बेसिस पे ही। NCERT को बेसिकली ये टास्क दिया गया कि नेशनल करिकुलम बनाया जाए कि हाँ, जो कि NCERT बुक्स आप देखेंगे हर स्कूल्स में 8th 9th तक से तो स्टार्ट मैंडेट ही हो जाता है, 6th के बाद आपको NCERT बुक्स ही लगेंगी, प्राइवेट पब्लिकेशंस की नहीं लगेंगी। तो ये एक तरह का नेशनल करिकुलम बना कि जो सारे जगहों पे सेम हो। तो NCERT ने बेसिकली हमने दिया गया था उसको ये टास्क। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 18 साल के मतलब 18 साल लगे इस पब्लिकेशन को, और एजुकेशन सिस्टम को चेंजेस लाने ही थे ताकि एजुकेशन आपकी इम्प्रूव हो और एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो चेंजेस हों, पैटर्न्स में चेंजेस हों, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो 18 ईयर्स से ये चेंजेस चलते ही आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिड डे मील की। ये भी शॉर्ट नोट्स में आपके आ सकता है। इस अंडर दिस आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज़ मेंशन दैट बेसिक एज ऑफ 14 to 16 शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने बोला था कि 14 से 16 ईयर्स के फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन तो आपको मिलेगी। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता था, और ताकि इजीली आपको ये मिले, एजुकेशन मिले। उसके साथ साथ आपको मिड डे मील भी मिलेगी, मतलब एक तरह के आपको फ्री खाना भी दिया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो न्यूट्रिशन उनके अंदर, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो, और जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते खाना, उन्हें भी खाना मिले। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों के अंदर जो 1st से 8th तक के हैं गवर्नमेंट के बॉडी के अंदर, लोकल बॉडी या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उन सबको खाना मिले और उन सब के बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन कुछ जाए, वो हेल्दी रहें। एनकरेज करा एक तरह से पुअर स्टूडेंट्स को और जो भी बैकवर्ड सेक्शंस थे कि वो स्कूल अगर रेगुलरली अटेंड करेंगे तो उन्हें एक तरह का खाना भी मिलेगा। तो ये एक तरह का लालच भी हो गया ताकि बच्चों को स्कूल भी भेजा जाए, और ये एक तरह का सपोर्ट भी था चिल्ड्रन को प्राइमरी स्टेट पे, जो जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ जहाँ पे खाने के बहुत ही मुश्किलात हैं, तो वहाँ पर अगर मिड डे मील मिल रही है तो एटलीस्ट बच्चों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी उन्हें ग्रो करने के लिए। और एक तरह से इसने प्रमोट भी किया कि एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जाए। प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है 1st से 5th तक की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मिड डे मील की वजह से भी काफ़ी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने भी लगे, ताकि उन्हें पता था कि अगर एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम बच्चों को खाना तो मिलेगा।
तो वो जो फिनेंशियली चैलेंज्ड भी लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने बच्चों को काफ़ी, आप देखोगे दिल्ली या बाहर के स्कूल्स में भी ये मील्स मिलते हैं। तो ये एक तरह की उन्होंने पॉलिसी चलाई थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स में काफ़ी बारी आया हुआ है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में आप इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, ये क्या है अभियान और क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये यूनिवर्सलाइजेशन, इसका बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2002। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान था 2002 में बनाया गया। एलिमेंट्री जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है बच्चों को मिले, और इसका यूज़फुल और जो एज ग्रुप था जिस पे इस पर फोकस किया था वो था 6 से 14 ईयर्स का, 2010 तक। तो ये टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव था इसका भी कि एक पर्टिकुलर टाइम 2010 तक 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। सर्व शिक्षा का मतलब ये है सब लोगों को शिक्षा मिले, यही इस अभियान का काम था। और ये डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप कोई से भी एफर्ट्स करोगे। तो बेसिकली आपको इस अभियान को बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किया भी गया है और ये चला भी है। तो ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार भी, और ये काफ़ी बारी आया भी हुआ। तो इसके फीचर्स आप ज़रूर लिखिए। प्रोग्राम, ये एक तरह का एक टाइम फ्रेम उन्होंने दिया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन करने के लिए कि सब लोगों को बेसिक एजुकेशंस मिले। जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है प्ले वे से फर्स्ट से लेकर 5th तक अच्छे से मिले ये एजुकेशन। इसका क्लियर एक टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया था। क्वालिटी भी होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन की, इस पर भी उसको फोकस करना था क्योंकि ज़रूरी भी था, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ भी पाएगा। अपॉर्चुनिटी मिले, सोशल जस्टिस मिले थ्रू बेसिक नीड्स। तो ये बेसिकली इसका फोकस यही था कि किसी भी रीजन का, किसी भी जेंडर का, किसी भी कास्ट का, सबको एक ही अपॉर्चुनिटी मिले। एक तरह से उनके साथ जो भेदभाव होता है पढ़ाई लिखाई में भी वो ना हो, सबको शिक्षा मिले, सबको ये अधिकार मिले और वो सब पढ़े भी। तो पॉलिटिकल विल भी थी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए। सो पॉलिटिकली भी ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट हुआ। पार्टनरशिप हुई इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की। तो 3 लेवल पे हो रहा था ये, सेंट्रल लेवल के स्कूल्स भी थे, स्टेट लेवल के भी थे और लोकल गवर्नमेंट के भी थे। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एक तरह का हमने अपॉर्चुनिटी भी मिली स्टेट्स के पास कि वो कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं। हर स्टेट को एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे दिल्ली में क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके की एजुकेशन शिक्षा आप देना चाहते हो अपने स्टूडेंट को, और यूपी में किस तरह की शिक्षा आप देना चाहते हो, या किसी और स्टेट में कर्नाटका में या आप किसी और तरीके की। तो हर स्टेट के पास अपने अपने एक तरह का आपने जो आपने रास्ता बनाया, उस जो आगे का आपका एम है उसे अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई। एफर्ट था इसमें, पंचायती राज के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे और मैनेजमेंट कमेटी भी थी। विलेज जो स्लम लेवल ऑफ एजुकेशन कमेटीज़ हैं वो भी सब इन सबको भी इंक्लूड किया। प्लस जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन मिली ताकि जो बच्चे और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों। मदर टीचर एसोसिएशन भी बनी। काफ़ी सारे जो है सब को इन्वॉल्व करने के लिए, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने के लिए ये कमेटी का मेन फीचर भी थे अभियान का। एम क्या है इसका? एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना, जो रीजनल और जेंडर गैप है पार्टिसिपेशन में स्कूल्स में वो हट जाए। सारे तरीकों को जो चिल्ड्रन है वो मास्टर भी करे नेचुरल एनवायरनमेंट और उनका पोटेंशियल बढ़े मेंटली और मटेरियली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। और inculcate value based learning. This allowed children an opportunity to work for each other as well as rather than to permit selfish motive. तो एक तरह से value based learning भी सिखाए ताकि ये ना हो कि वो सिर्फ अपना self motive ही देखें, बाकियों को भी हेल्प करे। तो एक तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी फोकस किया है इसने। इसका बेसिक एम यही था, रियलाइज़ करना इम्पोर्टेंस की चाइल्डहुड केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 0 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो इसलिए ये मिड डे मील्स वगैरह भी
दी गई ताकि न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, पढ़ाई भी मिलता रहे, वो अच्छे से ग्रो भी हो, क्योंकि जो हम अर्ली बच्चों को सिखाएंगे वो वही चीज़ें आगे चल के लाइफ में सीखते भी हैं और उसी का रिजल्ट उन्हें मिलता भी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका यही था कि सब बच्चे स्कूल जाएं और 5 ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग वो कंप्लीट कर लें 2007 तक, और एलिमेंट्री स्कूलिंग उनकी 2010 तक हो जाए, और इसके बाद जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, और एजुकेशन उनको लाइफ में भी आगे हेल्प करे। जो जेंडर के बेस पे सोशल गैप्स थे वो प्राइमरी स्टेज पे 2007 तक ही ख़त्म हो जाए, और एलिमेंट्री लेवल पे 2010 तक ख़त्म हो जाए। यूनिवर्सल रिटेंशन हो, ये नहीं कि बच्चे छोड़े जा रहे हैं, तो वो रिटेन ज़रूर हों। इंटरवेंशंस क्या हैं इसके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी सारे इसके इंटरवेंशंस हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने टुगेदर ये इम्प्लीमेंट की थी पार्टनरशिप सर्व शिक्षा अभियान की, और इन्होंने बेसिकली टीचर्स की अवेलेबिलिटी पे फोकस किया। मेंटेनेंस ग्रांट, स्कूल्स को भी ग्रांट भी दिए गए काफ़ी सारे, ताकि वो अच्छे से स्कूल्स को डेवलप करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करें, प्लस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, क्लासरूम उनके अच्छे से हों, पंखे वगैरह हों, और वो पूरे जो रूम्स हैं उनके वेंटिलेटेड हों। तो ये इसका एक और इंटरवेंशन थे सर्व शिक्षा अभियान के। और इसके बाद जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वॉशरूम्स हों, टॉयलेट्स हों। टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने फोकस किया कि क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तभी अच्छी होगी अगर टीचर ट्रेंड हैं, उनको भी ट्रेनिंग मिले जा रही है, वो भी मतलब अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अगर टीचर के पास स्किल है तभी तो वो आगे भी पढ़ा पाएगा। तो ट्रेनिंग दी गई, 10 दिन की यूजुअली ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होने लगी, मंथली भी होने लगी। तो ये ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन बेसिकली चिल्ड्रन की नीड्स के अकॉर्डिंग भी होने लगी। चेंजेस जो आ रहे हैं एनवायरनमेंट में भी, उसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग देने लगी। एजुकेशन गर्ल्स को भी मिलने लगी। इसका बेसिक फोकस ये था कि जो लड़कियों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है हमारे जो कल्चर है उसकी वजह से, उस चीज़ पे फोकस किया कि उस चीज़ को हम ख़त्म करें और लड़कियों को स्कूल किसी तरह पहुंचाया जाए, वो पढ़े और आगे कुछ बने। इसके बाद उन्होंने जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स है, जिनको मतलब जो बच्चे अच्छे से नहीं है, मतलब डिसेबल हैं, या जिनको या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है पढ़ने में, उस पर भी फोकस किया गया। उन बच्चों को भी एजुकेशन अच्छे से मिले, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका। तो उनके लिए भी स्पेशल नीड्स के लिए भी एक तरह की रिजर्वेशंस भी थी, और वो भी थे कि स्पेशल स्कूल्स भी बनाए गए थे। अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन स्कीम्स बनाई गई। तो जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स है स्कूल्स के अंदर, वो एक तरह का अचीव करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनोवेटिव, ताकि क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, तो चेंजेस को मैच करने के लिए और जो गैप्स आ रहे हैं आपके सोशल, रीजनल और जेंडर की वजह से, उन्हें ब्रिज करने के लिए काफ़ी सारी इनोवेटिव और तरह तरह की स्कीम्स बनाई गई। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस थे सर्व शिक्षा अभियान के। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसका अराउंड 1 पेज ज़रूर लिख के आएगा, 1 से 1.5 पेज, और क्या क्या बेसिक इसका फोकस था वो ज़रूर लिखिए, और पॉइंटर्स आप बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा और हेल्पफुल भी होगा। ये जो अभियान है इसका मेन एम था इम्प्रूव करना सेकेंडरी एजुकेशन को, 8 से 10 तक की जो एजुकेशन है पर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन उसको इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, और एक तरह से हर कॉर्नर 10वीं तक तो हर बच्चा पढ़ा ही हो, और हर 5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल ज़रूर हो ताकि बच्चा पढ़े और वहाँ जा पाए। मतलब एरिया की वजह से स्कूल दूर होते हैं तो काफ़ी लोग भेजते ही नहीं हैं, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं उन्हें एक स्कूल ज़रूर मिले,
और एजुकेशन मिलती रहे। ये स्कीम जो थी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली नेशनल मिशन था यूनियन मिनिस्टर का उस टाइम पे। उन्होंने इसको स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मधुमिका अभियान बनाया गया। इसके फीचर्स क्या थे? एक्सेस होना चाहिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जो यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एक्सपैंड करने में, जो भी एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन्हें बढ़ाने में भी, और काफ़ी जो अभी चल रहे हैं सेकेंडरी स्कूल्स उन्हें अच्छी उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी के लिए भी देखो काफ़ी प्रोविजंस लिए गए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब, ये सब बनाए गए। इसको टीचर्स को अकोमोडेशन दिए गए, काफ़ी ब्रिज कोर्सेज बनाए गए ताकि एबिलिटी बने बड़े स्टूडेंट्स की, तो क्वालिटी इम्प्रूव हो सेकेंडरी एजुकेशन की 8 से 10 तक की, और या हायर सेकेंडरी भी कह सकते हो आप, 12th तक के लिए भी। तो 10th तक का तो बेसिक फोकस था ही। इक्वालिटी हो, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हैं वो भी पढ़ें, उनको कैश इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको बुक्स प्रोवाइड किए जाए, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स हों, स्कॉलरशिप दिए जाएं जो नीडी स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी लेवल पे। तो एक तरह की इक्वालिटी ही इसका फीचर है, ये सब के लिए ही थी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो स्कूल गवर्नेंस में या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में या फिनेंशियल प्रोसीजर के अंदर चेंजेस आने ज़रूरी हैं, उसके लिए ट्रेनिंग भी हो, रिक्रूटमेंट भी हो, और काफ़ी करियर एडवांस करने के लिए रिफॉर्म्स लिए गए, चेंजेस लाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आज भी चले जा रहे हैं, आपको इसी की देखोगे तो। फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यूनियन गवर्नमेंट आपको 75% देगी, एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को 25% करना है 11th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग, और 50-50% उनको शेयर करना होगा 12th 5-year प्लान के अकॉर्डिंग। और 11th एंड 12th बोथ प्लान्स में फंडिंग जो होगी 90-10 होगी, 90:10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा है। 90% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 10% उनकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कम्युनिटी ओनरशिप हो, पंचायती राज जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, कम्युनिटी है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, और जो भी स्टेक होल्डर हैं सेकेंडरी एजुकेशन के, वो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ में ये फैलाया जाए और सब एक तरह से एक हेल्प करें इस चीज़ को, एजुकेशन को बढ़ाने में। प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़, अब स्टेट्स के पास सर्टन बेसिक रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, जो उसकी पहले से कंडीशन है उसको इम्प्रूव करें। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कंडीशन में तो होना ही चाहिए, ताकि तभी तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए हर स्टेट के पास, बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करना, यूजुअली 5 days की ट्रेनिंग दी जाती थी एवरी ईयर, और 200 रुपये पर डे का और पर टीचर का रेट था उस टाइम पर जो ट्रेनिंग दी जाती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो भी रिसोर्सेज हैं सेंट्रल लेवल पे वो उसके अकॉर्डिंग दी जाती थी। कवरेज ऑफ स्पेशल फोकस ग्रुप्स, माइनॉरिटी, SC ST OBC, गर्ल्स, डिसेबल स्टूडेंट्स को काफ़ी फोकस किया गया। इनके लिए इंसेंटिव प्लान्स बनाए गए, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स बनाए गए ताकि वो अगर जो साथ में कोविड में नहीं भेजना चाहते गर्ल्स को अलग से भेजें। माइनॉरिटीज़ के लिए भी काफ़ी इंसेंटिव प्लान्स बनाए गए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए गए। तो बहुत सारे इन सब पे फोकस काफ़ी दिया गया, और ताकि ये अच्छे से पढ़ें। इवैल्यूएशन क्या है इस प्रोग्राम की? रेगुलर इवैल्यूएशन हुई, सैम्पल सर्वे होने लगा, ताकि इस पर्पस है सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाना, 10th तक की शिक्षा को आगे लेके जाना, वो ज़रूर हो। तो ये प्रोग्राम को मॉनिटरिंग इसकी चलती ही रही। ये इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस इसकी भी थी। ओपनिंग न्यू KVs, केंद्रीय विद्यालय काफ़ी खोले गए, और काफ़ी आप देखोगे नवोदय विद्यालय भी खोले गए। तो इंटरवेंशंस कभी कभी आपसे सेपरेटली पूछ सकते हैं, कभी कभी साथ में भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर 16 मार्क्स में आता है तो आप इसे साथ में लिख दीजिएगा, ये पॉइंट्स आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे केंद्रीय विद्यालय खोले गए और काफ़ी सारे नवोदय विद्यालय भी खोले गए, ताकि एक तरह से स्कूल अच्छे से बने और ये जो एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन है वो बढ़े। स्कूल मैपिंग की गई कि एक तरह से जो क्वालिटी है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और स्कूल जो है सेकेंडरी स्कूलिंग जो है यूनिवर्सल हो, सबको एक्सेस उसका हो इस एजुकेशन में। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
लाइब्रेरीज बनाई गई साइंस की, क्लासरूम्स अच्छे हों, प्ले ग्राउंड हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हो, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम हो। तो ये इसने काफ़ी चेंजेस सुझाव और इम्प्लीमेंट हुए। करिकुलम रिव्यू हुआ, एग्जिस्टिंग करिकुलम जो है और मटेरियल है उसे दोबारा देखा गया, उसमें जो चेंजेस चाहिए उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो किया गया। तो एनसीईआरटी ने काफ़ी बेसिकली ये अप्रूव करा था ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए ग्रुप के लिए कि करिकुलम रिफॉर्म प्रोसेस ज़रूर की जाए। और कंडक्टिंग सर्विस ज़रूर कंडक्ट होते रहें कि क्या अभी स्टेटस चल रहा है, कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही है और कितने बच्चे अभी हैं, जो कितने परसेंट हमने अपना जो एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन पहुंचाने का रोल है उसे अचीव किया है। तो सर्विस से ही वो पता चलता था काफ़ी, और देखते थे उसमें कि फैसिलिटीज़ मिल भी रही हैं बच्चों को या नहीं मिल रहे, बच्चे आ भी रहे हैं या नहीं, पास परसेंटेज क्या है उनकी, और क्या पॉपुलेशन है जो एक्चुअल में बच्चे उसका फ़ायदा उठा भी पा रहे हैं या नहीं। रिक्रूटमेंट होती थी टीचर की, ट्रेनिंग्स भी होती थी टीचर की, ताकि जो टीचर्स हैं वो एम्प्लॉय भी उन्हें भी फ़ायदा मिले। और बेसिक इसमें फोकस दिया जाता था साइंस, मैथ्स और इंग्लिश फैकल्टी को भी, ताकि ये चीज़ें भी डेवलप हों। हिंदी के अलावा भी इंग्लिश में भी, साइंस में भी, मैथ्स में भी फोकस दिया जाता था। और जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उन्हें भी जॉब मिलेगी, पैसे से भी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, इनकी स्किल्स भी ग्रो होंगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स वगैरह बनने लगी और इसके आईसीटी जो है स्कूल्स के अंदर आने लगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये सेकेंडरी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, जो रूरल एरिया में भी है उनमें भी आने लगा धीरे धीरे। तो इसका फोकस जो था आपकी मधलिका अभियान का, वो इसने टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी किया। एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम भी बनाया, हेल्थ रिलेटेड जो एजुकेशन है एडोलेसेंट को वो दी जाए, जैसे अवेयरनेस की जाए बच्चों को एड्स के बारे में, और आगे की जो चेंजेस होते हैं वो सब HIV वगैरह के बारे में सारी ये भी देने एजुकेशन प्रोग्राम भी बनाए गए। ऐसे भी एजुकेशन गर्ल्स को मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ के लिए है, सारी गर्ल्स को भी मिले। तो गर्ल्स स्कूल भी बनाए गए, स्कॉलरशिप्स भी देने लगे, टेक्स्ट बुक भी मिलने लगी उन्हें, और स्टेशनरी वगैरह भी मिलने लगी ताकि लड़कियां भी पढ़ें। जो चिल्ड्रन है SC ST माइनॉरिटीज़ के, उनको भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई, स्कॉलरशिप दी गई, और ताकि वो भी 10वीं तक तो अच्छे से पढ़ें और उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एजुकेशन दी गई जो स्टूडेंट हैं जिनको स्पेशल नीड है, डिसेबल हैं, जो शायद कुछ भी उनमें कमी है, उनको भी स्पेशल फोकस इसमें दिया गया है ताकि वो भी पढ़ें। काफ़ी सारे रिजर्वेशंस भी आप देखोगे, काफ़ी सारे मेथड्स भी हुए उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाने के। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर भी फोकस किया गया, जो बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है या नहीं पढ़ पाए किसी भी तरीके से, या वो रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते, तो उन पे भी फोकस किया कि उनको भी एक तरह का स्टेट गवर्नमेंट एक ब्रिज कोर्स बनाए या एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया। आप देखेंगे इवनिंग स्कूल्स भी होते हैं काफ़ी सारे, तो जो दिन में बच्चे हेल्प करते हैं या नहीं अटेंड कर पाते उनके लिए इवनिंग स्कूल्स भी हैं। ओपन स्कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया, जो रेगुलर नहीं पढ़ सकते किसी भी रीज़न से, उनके लिए ओपन से भी एजुकेशन लेने के बनाए गए प्लान्स बनाए गए। NGO से काफ़ी हेल्प ली गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। सुपरविजन एक्चुअल में ये टीम बनाई गई इसके लिए, ताकि जो भी आपका मिशन है अचीव करने के लिए वो होता रहे, अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, स्टेट लेवल पे क्या चेंजेस चाहिए, या आपके आगे हायर लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी सुपरविजन है, किन किन की चीज़ें अंदर ये चेंजेस होने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन्हें मॉनिटरिंग भी अच्छी हो और गाइडेंस भी अच्छी मिलती रहे। तो ये था आपका मधुमिका प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, उसका क्या इफ़ेक्ट है और ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है वो 1980s के बाद ही यूज़ हुआ है इसका। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है बेसिकली, और ये एक्चुअल में ईजियर भी है, क्विकर भी है। आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं इससे, बोथ ट्रेड एंड फिनेंशियल भी, ट्रेड भी होता है
आपका व्यापार भी होता है और पैसों का भी इधर उधर होता है नेशंस के बीच में। तो बेसिकली एरियाज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस बिटवीन अमंग द नेशंस। तो एक कंट्री के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ दूसरी कंट्री के साथ हो रही हैं और जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये हमने 3 उस पे टर्म्स में डिफाइन किया है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायमेंशन भी कह सकते हो, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस जो है ग्लोबलाइजेशन की, उसके बेसिस पे भी आप इसे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे टेक्नोलॉजी हम काफ़ी सारे, अब चाइनीज़ फ़ोन हम बहुत सारे यूज़ करते हैं और वो एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के अंदर बहुत फेमस हो गया। और फिनेंशियली आप देखोगे क्रॉकरी है, हम काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना मटेरियल, अपने स्पाइसेस वगैरह हैं तो वो इंडिया देता है, काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक तरह का जो ट्रेड है जो इकोनॉमी को ग्रो भी कराता है और फिनेंशियल डायमेंशन में भी हेल्प करता है, प्लस जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, जो हम नई नई चीज़ें बाहर से ले रहे हैं एडवांस करने के लिए अपने आप को, वो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक ग्रोथ जो हमारी हो रही है वो इसके अंदर आती है। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन के ऊपर? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का फिज़िकल, पहले जो था ग्लोबलाइजेशन का फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडेंट का, बट ग्लोबलाइजेशन ने एक्चुअल में आपको वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड होना चाहिए, बहुत अच्छी आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो अब पहले क्या था, हम फोकस करते थे सिर्फ समराइज़ कर दो और ये चीज़ें सीख लो। अब हम जनरलाइजेशन पर फोकस करते हैं कि ये जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है, हर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं। तो फोकस चेंज हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड के साथ हमें कोप अप करना है। अब जो करिकुलम है वो भी ऐसे बनाया गया ताकि वो करंट नीड को मीट कर पाए। ग्लोबलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का भी इसमें इफेक्ट हुआ। अब एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यूज़ करने लगे, हम ट्यूटोरियल मेथड यूज़ करने लगे, सेमिनार मेथड यूज़ करने लगे। करंट नीड जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई। आप देखोगे अभी मैं आपको ऑनलाइन लेसन्स दे रही हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप सिर्फ टीचर आपको पढ़ा रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है और कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। अभी प्रेजेंटली मैं भी जो आपको ये टीचिंग करा रही हूँ वो कंप्यूटर, लैपटॉप और वेब बेस्ड हो गई है, इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ हो गया। तो ये बहुत इम्प्रूव हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन एंड टीचर के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट्स होनी चाहिए, एजुकेशन नई टेक्नोलॉजी उसे लर्न करनी चाहिए। तो और स्टूडेंट्स को कैसे कैसे वो इनकरेज कर सकती है, मोटिवेटर की तरह, काउंसलर की तरह, एजुकेटर की तरह, तो वो इस पे फोकस हो गया। प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल है? अब ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, शॉर्ट नोट्स में आए तो आप ऐसे पॉइंटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। कई बार आ जाता है तो आप उस पर फोकस करिएगा। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। आप देखोगे इंडिया में अब काफ़ी सारी कंपनीज गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है, मतलब एक तरह से जो आपकी प्राइवेट हैंड्स में अपनी जो ओनरशिप थी गवर्नमेंट के पास वो नॉर्मल लोगों को दे रहे हैं, पर्सनल लोगों को दे रहे हैं। तो अभी जो मोड ऑफ वर्किंग था, जो गवर्नमेंट के अलावा जिन लोगों के पास जो भी होल्ड है वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है। तो पहले आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वो कम्प्लीटली अंडर था गवर्नमेंट के, अब धीरे धीरे वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दी। उसमें भी काफ़ी सारी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी एजेंसीज को देने लगे। हम प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में भी करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम देना। तो प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट के बाद जिनका कंट्रोल, गवर्नमेंट के अलावा जिन लोगों के हाथ में कंट्रोल जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन हायर एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकती है? एफिशिएंसी। अब देखोगे एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप देखोगे टीचर्स में भी इतना फोकस ना करें क्योंकि उन्हें पता है उनकी जॉब बहुत सिक्योर है। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स में वो एफिशिएंसी पे काम करते हैं क्योंकि उनकी जॉब इतनी सिक्योर नहीं होती, तो क्वालिटी जो है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो आज की एनवायरनमेंट के, आज की जो नीड है उसके बेसिस पे कॉम्पिटेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो फाइट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करता है। फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे, और ये काफ़ी आप देखोगे हेल्प करता है आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी।
कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो प्रोफेशनल जो भी रिलीविंग द गवर्नमेंट बर्डन, जो एक तरह से बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ों का, वो भी थोड़ा रिड्यूस होता है इसमें। वैरायटी एंड सिलेक्शन भी है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स एक तरह से मिल जाते हैं बच्चों को भी पढ़ने के लिए भी। और जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक तरह का फिनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है, गवर्नमेंट को भी मिल जाता है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ताकि वो भी काफ़ी बेनिफिट उठा पाएँ। ताकि ज़रूर नहीं सिर्फ गवर्नमेंट के, अब जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके अलावा कितने लोग हैं वो भी तो काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी रोज़गार एक तरह से मिलेगा इस चीज़ के लिए। और ये क्या कॉम्पिटेंट तो होता ही है, कैपेबल है वो ज़्यादा ही आजकल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हायर एजुकेशन की लेने के लिए। डीमेरिट्स क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का प्रॉफिट बनाना ही बेसिक एम होता है, वो सेटिस्फेक्शन क्वालिटी दें नहीं दें वो इतना फोकस नहीं होता। बेसिक एम उनका है कि वो प्रॉफिट ज़रूर कमाएं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कई इंस्टीट्यूट्स में अफेक्ट भी होती है, कभी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसी डिग्रियां बांट देते हैं वो स्किल डेवलप किए बिना बच्चों के अंदर। इनका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हाई होता है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने प्रूव भी किया है कि टीचर्स की बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो जो एक टाइम ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है कम सैलरीज़ पे, तो वो एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होती है। और इट में लीड टू ग्रोथ विदाउट इक्विटी। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर किसी की ग्रोथ एक सेम लेवल पे नहीं हो सकती प्राइवेटाइजेशन अगर हम कर देते हैं। लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं हम, जो भी रिफॉर्म्स बनाए गए पॉलिसी के अंदर बनाए गए कि हाँ अगर आपने ये नहीं भी किया तो चलेगा, तो ये रिलैक्सेशन जो हम दे रहे हैं रिफॉर्म्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, उसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ये सोशल लेवल पे भी होता है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी होता है। तो ये इसकी क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन एजुकेशन की? ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन लिबरलाइजेशन से, और दूसरी है प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। क्वांटिटी वाइज एक्सपेंशन हो गया एजुकेशन का, क्वालिटी जो एक्सपेंशन है वो इतना नहीं होगा। तो ये जो सोसाइटी है वो लार्ज लिटरेट लोगों पे ही काम करने पे फोकस करती है, और टेक्निकली जो टेक्नीशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हाईली ट्रेंड पीपल को ही एक तरह से हमें चाहिए होते हैं किसी भी जॉब के अंदर। तो वो ये सब फंक्शन के लिए क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर करती है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर में काफ़ी स्किल्ड गवर्नमेंट काफ़ी स्किल्ड लोग चाहिए, तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए प्लस क्वालिटी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है आपकी ग्रोथ के लिए भी क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, ये भी हर लेवल पे इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज़, अब बहुत ही डिलेमा के अंदर है कि प्राइमरी लेवल पे हम इम्प्रूव करें अपनी एजुकेशन सिस्टम को या सेकेंडरी लेवल पे करें। तो जो अलग अलग गोल्स हैं हमारे, किस सिचुएशन में क्या फिट होता है वो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है? कॉमन स्कूल सिस्टम मींस जो एजुकेशन प्रोवाइड करना इरिस्पेक्टिव वो किसी भी कास्ट का है, ग्रीड का है, किसी भी कम्युनिटी का है, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करता हो या किसी भी जेंडर का है, सबको एक तरीके की एजुकेशन देना, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये आपका कॉमन स्कूल सिस्टम का बेसिकली ये था फोकस था। अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में यही टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो आगे की वीडियोस आप बिल्कुल मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको एक दो दिन में जो हमारी अपकमिंग वीडियो है उसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आप मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।